सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार, सहायक आचार्य शिक्षा, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, आप सभी का आज के इस सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, निःशक्त जन अधिकार कानून में कई प्रकार की निःशक्तताओं का वर्णन है और उसमें एक निःशक्तता जो है वो है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, विशिष्ट अधिगम अक्षमता। विशिष्ट अधिगम अक्षमता की स्थिति बहुत ही विचित्र है। विशिष्ट अधिगम अक्षमता अपने PWD एक्ट 1995 में एक अक्षमता की श्रेणी के रूप में नहीं मानी गई थी, परंतु अंतर्राष्ट्रीय विकास के साथ साथ यह देखा गया कि अभी एक अक्षमता की श्रेणी है। यह बच्चों के एजुकेशनल अचीवमेंट को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और तब वैश्विक विकास के अनुरूप इसे भी अब राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में, निःशक्त जन अधिकार कानून 2016 में निःशक्तता की एक श्रेणी मान लिया गया है। तो आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे कि विशेष अधिगम अक्षमता का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है। जहाँ तक विशिष्ट अधिगम अक्षमता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी का सवाल है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट सिस्टमेटिक क्लिनिकल स्टडीज of a specific reading disability were reported in 1917 by James Hinselwood, एक स्कॉटिश ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे जिन्होंने रीडिंग डिसेबिलिटी शब्द, स्पेसिफिक रीडिंग डिसेबिलिटी का अध्ययन शुरू किया और उसके बारे में रिपोर्ट किया। कब? 1917 में। उनका नाम था जेम्स हिंसेलवुड। Hinselwood had examined a number of cases in which adults suddenly lost the ability to read while other areas of mental functioning remained intact. हिंसेलवुड ने ऐसे कई केसेज एग्जामिन किए, ऐसे कई केसेज देखे जिनमें कुछ एडल्ट ऐसे थे जिन्होंने अपने पढ़ने की एबिलिटी को, पढ़ने की योग्यता को अचानक खो दिया, जबकि उनका जो मेंटल फंक्शनिंग था, अदर मेंटल फंक्शनिंग था, वो सब सही था, सब ठीक था। एज विथ केसेज ऑफ सडन लॉस ऑफ ओरल लैंग्वेज फैसिलिटीज, the loss of reading ability was attributed to damage to specific areas of the brain. जैसा कि हिंसेलवुड ने देखा कि अचानक बोलने की शक्ति खत्म हो गई, अचानक पढ़ने की शक्ति खत्म हो गई, तो उन्होंने इसको एट्रीब्यूट किया कि ये ब्रेन के किसी स्पेसिफिक एरिया के डैमेज होने का परिणाम है, जिसकी वजह से व्यक्ति की वाक क्षमता और व्यक्ति की पठन क्षमता, व्यक्ति की बोलने की क्षमता और व्यक्ति की पढ़ने की क्षमता दोनों खत्म हो गई है। हिंसेलवुड attributed the boy's problems to a condition which he called congenital word blindness, resulting from damage to a specific area of the brain that stored visual memories for words and letters. हिंसेलवुड ने जितना भी अध्ययन किया, उस अध्ययन के आधार पर जो उस व्यक्ति की कंडीशन थी कि अचानक उसकी बोलने की क्षमता भी खत्म हो गई थी और पढ़ने की क्षमता भी खत्म हो गई थी, तो उन्होंने इसको जन्मजात शाब्दिक अंधत्व, कंजेनाइटल वर्ड ब्लाइंडनेस के नाम से लिखा, संबोधित किया और उसका कारण उन्होंने बताया कि ये ब्रेन के उस एरिया के डैमेज होने से हुआ है जिसमें कि विजुअल मेमोरीज फॉर वर्ड्स और लेटर्स, शब्दों और अक्षरों के विजुअल मेमोरीज ब्रेन के जिस एरिया में स्टोर होते हैं, वो एरिया अगर क्षतिग्रस्त हो जाए तो बच्चे में कंजेनाइटल वर्ड ब्लाइंडनेस हो सकता है, जिसके कारण बच्चा अचानक बोलने की क्षमता खो सकता है और अचानक पढ़ने की क्षमता भी खो सकता है। हिंसेलवुड के बाद द नेक्स्ट मेजर फिगर टू रिपोर्ट क्लिनिकल स्टडीज ऑफ चिल्ड्रन विथ रीडिंग डिसेबिलिटीज वाज सैमुअल ओर्टन। सैमुअल ओर्टन जो है, उनकी स्टडी बहुत महत्वपूर्ण है हिंसेलवुड के बाद। सैमुअल ओर्टन ने ओर्टन गिलिंघम मेथड, जो कि एक मल्टीसेंसरी अप्रोच है, उसका भी विकास किया है। ये एक अमेरिकन चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने बहुत सारा काम किया हिंसेलवुड के बाद। बेस्ड ऑन हिज क्लिनिकल एग्जामिनेशंस ऑफ चिल्ड्रन ओवर 10 ईयर पीरियड, 10 साल से ज़्यादा इन्होंने बच्चों के साथ काम किया और बच्चों की रीडिंग डिसेबिलिटी पे काम किया ओर्टन ने। ओर्टन डेवलप्ड एन एक्सप्लेनेशन फॉर रीडिंग डिसेबिलिटी दैट वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम हिंसेलवुड। ओर्टन ने जो पठन संबंधी अक्षमता थी, उसकी जो व्याख्या की, वो हिंसेलवुड से अलग थी।
rather than proposing that children with specific reading disabilities had actual damage to a localized area of their brains. जैसा कि इससे पहले हमने चर्चा की कि हिंसलवुड ने क्या कहा था कि ब्रेन का कोई एक पार्टिकुलर लोकल एरिया डैमेज हो जाने के कारण बच्चे की पठन क्षमता और बच्चे की वाक क्षमता लुप्त हो गई थी। उसके विपरीत ऑर्टन ने कहा कि द डिफिकल्टी वाज कॉज्ड बाय डिले और फेल्यूर इन एस्टेब्लिशिंग डोमिनेंस फॉर लैंग्वेजेस इन द लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। ऑर्टन ने माना कि जो आदमी का ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर है उसके फेल्यूर के कारण या उसके माल फंक्शनिंग के कारण ये रीडिंग डिसेबिलिटी बच्चों में होती है। ही यूज द टर्म, और इन्होंने टर्म भी अलग यूज किया। जो उन्होंने कंजेनाइटल वर्ड ब्लाइंडनेस यूज किया था उसकी जगह ऑर्टन ने जो टर्म यूज किया वो था स्टेफोसिम्बोलिया। स्टेफोसिम्बोलिया का मतलब होता है ट्विस्टेड सिंबल, घूमते हुए अक्षर, टू रेफर टू द फैक्ट दैट रीडिंग डिसेबल्ड चिल्ड्रेन एज ही ऑब्जर्व्ड देम फ्रीक्वेंटली हैड स्पेसिफिक डिफिकल्टीज रीडिंग रिवर्सिबल वर्ड्स सा, वाज, नॉट, टर्न और लेटर्स बी, डी, पी, क्यू करेक्टली। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। क्यों और इन्होंने स्टेफोसिम्बोलिया इसको कहा ट्विस्टेड सिंबल, क्योंकि समान तरह के जो लेटर होते हैं उनको पहचानने में रीडिंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों को कठिनाई होती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सा को वाज पढ़ लेते हैं, नॉट को टॉन पढ़ लेते हैं, या लेटर्स बी और डी में अंतर नहीं कर पाते, पी और क्यू में अंतर नहीं कर पाते, एम और डब्ल्यू में अंतर नहीं कर पाते। तो इस प्रकार के ट्विस्टेड सिंबल में कन्फ्यूजन के कारण उन्होंने इसको नाम दिया स्टेफोसिम्बोलिया, ऑर्टन ने। आपने देखा होगा मूवी तारे ज़मीन पर, जिसमें ये दिखाया जाता है कि जैसे ही वो बच्चा पढ़ना शुरू करता है उसके आगे अक्षर नाचते हुए से आते हैं। दिस इज सिमिलर टू दैट स्टेफोसिम्बोलिया, और इसीलिए ऑर्टन ने इसका नाम स्टेफोसिम्बोलिया दिया। आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि इतने सारे नाम, कंजेनाइटल वर्ड ब्लाइंडनेस, स्टेफोसिम्बोलिया, फिर ये लर्निंग डिसेबिलिटी कहाँ से आया? तो लर्निंग डिसेबिलिटी कहाँ से आया, इसका जवाब ये है कि सैमुअल किर्क ने सबसे पहले लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द कॉइन किया 1963 में। सैमुअल किर्क 1963 में एक पेरेंट सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उसमें इन्होंने इस प्रकार के जो बच्चे थे जिनको कि कोई प्रत्यक्ष वजह नहीं थी समस्याओं की, न कोई ब्रेन का पार्ट डैमेज ऐसा आइडेंटिफाई हो सका था, लेकिन उनको किसी को पढ़ने में समस्या थी, किसी को लिखने में समस्या थी, किसी को गणितीय कैलकुलेशन में समस्या थी। तब ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे बच्चे प्रायः देखे जाते थे कि वो इंटेलिजेंस लेवल उनका अच्छा है, बावजूद इसके उनका स्कूल का परफॉर्मेंस जो है, स्कॉलास्टिक अचीवमेंट जो है वो उनका पुअर था। तो ऐसे बच्चों के पेरेंट्स के सम्मेलन को संबोधित करते हुए सबसे पहले सैमुअल किर्क ने 1963 ईस्वी में लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द कॉइन किया एट द कॉन्फ्रेंस ऑन एक्सप्लोरेशन इनटू प्रॉब्लम्स ऑफ द परसेप्चुअली हैंडीकैप्ड चाइल्ड, which was sponsored by the Fund for Perceptually Handicapped Children. Samuel Kirk proposed the term learning disability as a descriptive title for the kind of children being generally discussed at the conference. उस कॉन्फ्रेंस में वे बच्चे जिनका कि कोई अपियरेंट कारण नहीं था स्कॉलास्टिक बैकवर्डनेस का, फिर भी वो स्कूल में अंडर अचीवर थे, उनकी चर्चा करने के लिए बुलाए गए पेरेंट के सम्मेलन में सैमुअल किर्क ने सबसे पहली बार ये शब्द लर्निंग डिसेबिलिटी कॉइन किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी एक रिलेटिव टर्म है, और लर्निंग डिसेबिलिटी को डिफाइन करना अपने आप में बहुत कठिन है। बहुत सारे डायलेमाज हैं लर्निंग डिसेबिलिटी को डिफाइन करने में, उसके आइडेंटिफिकेशन में, उसकी स्क्रीनिंग में। उदाहरण के लिए डेफिनेशन सच एज दोज प्रपोज्ड फॉर लर्निंग डिसेबिलिटीज आर ऑफर्ड टू स्पेसिफाई अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ कंडीशन और इंडिविजुअल। वो एक पार्टिकुलर कंडीशन या वो व्यक्ति को संबोधित करते हैं। दे आर वैलिड एज लॉन्ग एज एटलीस्ट वन इंडिविजुअल टू हुम दे अप्लाई। कोई भी परिभाषा लर्निंग डिसेबिलिटी की तभी वैलिड होगी जब कम से कम एक ऐसा आदमी हो जिसमें वो सारे लक्षण मिल रहे हों। कई बार लक्षण इतने वेरी करते हैं, इतनी भिन्नताएं होती हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी आइडेंटिफाई करना, डिफाइन करना बहुत कठिन हो जाता है। Definitions of learning disabilities are frequently critiqued because they almost universally state that neurological impairment is the presumed cause of the
प्रॉब्लम। अक्सर लर्निंग डिसेबिलिटी की जो जितनी भी परिभाषाएं हैं वे सभी आलोचना की शिकार होती हैं। उसका कारण ये है कि ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल विकार है, न्यूरो डेवलपमेंटल, जिसका ओरिजिन न्यूरोलॉजिकल है, न्यूरो से जुड़ा हुआ, ब्रेन से जुड़ा हुआ है और विकासात्मक अवधि में ये देखा जाता है। इस वजह से लर्निंग डिसेबिलिटी की जो परिभाषाएं हैं वो अक्सर आलोचना की शिकार होती हैं, क्योंकि अगर ये डिसऑर्डर है, अगर ये कोई बीमारी है तो इसको ठीक किया जा सकता है। बाद के समय में चूँकि ब्रेन की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम की वजह से लर्निंग डिसेबिलिटी होता है, तो यदि हमारा साइंस इतना आगे डेवलप हो जाए और उस कमी को दूर कर सके, दवाइयों से ठीक कर सके, सर्जरी से ठीक कर सके, तो ये डिसेबिलिटी नहीं रह जाएगी। इसके अलावा एक और जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो लर्निंग डिसेबिलिटी की परिभाषा और लर्निंग डिसेबिलिटी के आइडेंटिफिकेशन को कठिन बनाती है, वो है डिफ्रेंसिएशन ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी फ्रॉम अदर कंडीशन। बहुत सारे कंडीशन लर्निंग डिसेबिलिटी के इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से कोइंसाइड करते हैं, सिर्फ एक क्राइटेरिया को छोड़ करके कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में IQ को माना जाता है कि कम होता है। बाकी लर्निंग डिसेबिलिटी और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के, ADHD के और लर्निंग डिसेबिलिटी के बहुत सारे सिम्टम्स कोइंसाइड करते हैं। इसलिए ये बहुत ही कठिन है लर्निंग डिसेबिलिटी को डिफाइन करना, लर्निंग डिसेबिलिटी को डायग्नोस करना, लर्निंग डिसेबिलिटी को आइडेंटिफाई करना बहुत ही कठिन काम है। तो मित्रों, आज हमने देखा कि लर्निंग डिसेबिलिटी का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है और कैसे लर्निंग डिसेबिलिटी ने कंजेनाइटल वर्ड ब्लाइंडनेस और स्टेफोसिम्बोलिया जैसे नामों का सफ़र तय करते हुए आज की तारीख में स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, विशेष अधिगम अक्षमता के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले जो लर्निंग डिसेबिलिटी का अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे वो स्कॉटिश ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे हिंसेलवुड। हिंसेलवुड ने इसका नाम दिया कंजेनाइटल वर्ड ब्लाइंडनेस। उसके बाद ऑर्टन ने इसका नाम दिया स्टेफोसिम्बोलिया और ट्विस्टेड सिंबल, और फाइनली जो प्रेजेंट नाम है लर्निंग डिसेबिलिटी वो सैमुअल किर्क ने दिया 1963 ईस्वी में। तो आगे की स्लाइड्स पर कुछ असेसमेंट प्रश्न दिए गए हैं जिनको कि करके आप अपना स्वमूल्यांकन कर सकते हैं। एक पेशेंस हियरिंग के लिए, पेशेंस लिसनिंग के लिए थैंक्स लॉट फॉर योर पेशेंस वाचिंग एंड लर्निंग। थैंक यू और आप सभी का सादर अभिवादन।